देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हुआ ये मामला ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, किसमें, जो चुनाव आयोग है उस पर, क्योंकि अभी आपने देखे होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसके जो कमिश्नर हैं, ठीक है, इससे कौन है कमिश्नर, अभी राजू कुमार हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो अरुण गोयल का जो मामला है, जो इलेक्शन चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजू कुमार हैं, और जो सहायक आयुक्त हैं यही कौन है, अरुण कुमार, ठीक है। तो इसमें इनका जो नियुक्ति हुई है उसका जो फाइल है अभी अपने पास मंगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट चेक करना चाहती है कि जो इनकी नियुक्ति है वो दरअसल सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, या फिर या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरफेयर करी है, ठीक है। ये मामला ऐसा क्यों उठ रहा है, मामला इसलिए ऐसा उठ रहा है क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि आपने देखे होंगे कि जब से गवर्नमेंट इंडिया की बनी है, ठीक है, 2014 के बाद से इसका जो टर्म हो रहा है बहुत कम हो रहा है। जो चुनाव आयुक्त होता है, वो चुनाव आयुक्त जो टर्म हुए उनको 6 साल वो अपने टर्म को पूरा करना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे चुनाव आयुक्त बने हैं इस दौरान जिनका जो टर्म है शॉर्ट रहा है, ये छोटे फॉर्मेट रहा, कोई 1-1.5 साल में या फिर 2 साल में वो रिटायरमेंट हो जा रहे हैं। तो इससे क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चिंता व्यक्त की है, और इसी चिंता की वजह से उन्होंने अभी जो फाइल है अरुण कुमार गोयल की, ठीक है, या फिर अरुण गोयल की, तो उन्होंने अभी अपने पास मंगाई है, ठीक है, क्योंकि वो इसको रिव्यू कर सके, देख सके, ठीक है। क्योंकि कोर्ट का मानना है कि अगर सपोज करिए कि अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर गलत है, अगर उसके खिलाफ अगर चुनाव आयोग कुछ करना चाहे तो क्या कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ करेगा नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने, या फिर आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट की है, इसीलिए उसका जो फाइल है, ठीक है, जो अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं एक इलेक्शन कमिश्नर उनका, ठीक है। अब जैसे कि जान सकते हैं कि चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसमें हुआ ये है कि जैसे कि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त होते हैं 3 होते हैं, वो एक मेन चुनाव आयुक्त होता है और 2 लोग उसके हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है, और चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मेन होता है। तो अभी जो अरुण कुमार वाला केस है तो ये काफ़ी पेचीदा है, तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगाया है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक आरक्षण है, आर्थिक आरक्षण के फैसलों पर अभी कोर्ट में विचार चल रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उसको आर्थिक रूप से अगर EWS कोटा दिया जा रहा है 10% का, तो इसमें ST SC OBC लोग क्यों नहीं है। तो इसी मामले में भी एक कोर्ट इसको हायरिंग कर रहा है और इसमें याचिका दायर की गई है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यही इलेक्शन कमीशन के बारे में है यहाँ पास, तो उसी के बारे में आप जान सकते हैं कि जो जस्टिस है KM जोसेफ, उन्होंने टिप्पणी की है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अभी पराली प्रबंधन में हरियाणा एक मिसाल बनकर उभरा है, क्योंकि जैसे कि जानते हैं कि अभी जो गर्मी का सीज़न है, यानी ठंडी के जो सीज़न है, अभी बहुत सारे जो फसल होते हैं उसकी कटाई होती है, और जो अवशेष जो बच जाता है, ठीक है, उससे अवशेष बचता है, उससे उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है, किसान। तो विशेषकर पंजाब हरियाणा के किसान जो होते हैं, ठीक है, अपने जो खरपतवार जो बचते हैं उसको जलाते हैं, और इसका जो धुआं होता है, गैस होता है, ठीक है। तो ये जो दिल्ली है वहाँ इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, फिर वहाँ देखने को पॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान करता है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, तो इसका मैनेजमेंट में आप देख पाएंगे कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, ठीक है। इसमें देखिए हरियाणा ने अगले साल में 14 फसलों की तर्ज पर पराली को भी MSME पर खरीदा जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट का मानना है कि जो जो अगले साल है 14 फरवरी की तर्ज पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है किसानों को, तो इसमें जो पराली भी अगर कोई लोग बेचेगा, ठीक है, तो उसमें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। ये हरियाणा गवर्नमेंट का मानना है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, इसमें लगभग 24 तरह के जो उद्योग हैं उन्होंने पराली खरीदने के लिए अपनी सहमति गवर्नमेंट को दी है। वो हर ज़िले में देखिए कमांड एरिया बनाया जाएगा, जिसके सेंटर कमांड एरिया सेंटर से उसको खरीदा जाएगा, किसको, खरपतवार या फिर बोलते हैं पराली को, ठीक है। ओके, पराली बेटे के लिए अलग से वो गवर्नमेंट ने इसके लिए पोर्टल बना दिया है, ठीक है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास ऊर्जा प्लांट लगाया है, जिसके लिए 1.75 लाख टन पराली खरीदी गई है, ठीक है। और इसे ये जो मेन मुद्दा है ये पराली का है, ठीक है। आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि पराली को आप देखे होंगे कि बहुत लोग क्या हैं,
यूज करते हैं ये जो रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि इसका सही उपयोग है और पराली का जो मैनेजमेंट हो वो अच्छा हो। इसके लिए पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ और जो इसके लिए गार्ड बनाते हैं उसके लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल के लिए प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट की ओर से देने के लिए बात कही गई है, ठीक है। फसल अवशेष के जो मैनेजमेंट है उसके उपकरणों पर 50% तथा कस्टम जो हायरिंग सेंटर पर 80% इसमें अनुदान देने की बात कही गई है। तो एक अच्छा है। और जैसे कि समझ लीजिए कि रेड जोन है, रेड जोन में जैसे पराली ना जलाने पर पंचायत को लगभग 10 लाख रुपए का इसमें अवार्ड देने की बात कही गई। तो इसमें क्या है, जो पंचायत लेवल के जो कार है या फिर पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें आप अच्छे से काम करने के लिए उत्सुक हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए जो होजरी है गारमेंट उद्योग वो काफ़ी ज़्यादा अभी इसका डिसएडवांटेज हम लोग को अभी देखने को मिला है, क्योंकि एक आप समझिए कि कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्री हो, कैसे खड़ा होता है, क्योंकि उसको अच्छे से उसको कनेक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। या फिर उसके इंडस्ट्री को जो प्रोडक्शन लागत है उसको अगर वो नहीं निकाल पा रहा तो गलत बात है ना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लुधियाना का जो हिजरी है, ठीक है, ये काफ़ी ये जो नेटवेयर उद्योग है, ये लगभग 122 साल पुराना है, बहुत साल पुराना है। लेकिन ये क्या है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से ये लगातार पिछड़ रहा है। अब आए देखिए तमिलनाडु में जो तिरुपुर है, वहाँ से जो एक्सपोर्ट है लगभग 35,000 करोड़ रुपए का हो गया है। लेकिन लुधियाना के जो होजरी उद्योग हैं ये करीब 3,000 करोड़ के आसपास ही है। देश के कई शहरों में नेटवर्क के जो नए क्लस्टर बना विकसित हो गए हैं और वहाँ पर बेहतर कारोबार के लिए या फिर बेहतर ट्रेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तिरुपुर के अलावा अहमदाबाद देख लीजिए, फिर सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद, सूरत, पानीपत, फरीदाबाद, ठीक है, भिवंडी इत्यादि शहरों में इंडस्ट्री की लुधियाना के होजरी निर्माण उद्योग को कड़ी टक्कर दे रही है। तो इसमें क्या है, लुधियाना काफ़ी ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो लुधियाना का उद्योग है या फिर जो होजरी है इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा वेके सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि इसके एज कम्पेयर टू इसके वजह से जो बहुत सारे जो नए नए इंडस्ट्री खुल रहे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी मांगे अभी उठ रही है। टेक्सटाइल के जो यूजेस हैं उसके उद्योग के लिए जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इसमें स्कीम जल्द शुरू किया जाए, इसके लिए बात उठ रही है, ठीक है। जो चीन से जो आधारित सस्ते जो रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं उस पर बैन लगाया जाए, ठीक है। और जो सेक्टर है गारमेंट सेक्टर, इसमें एक बूस्ट करने के लिए इसको लुधियाना को एक अलग क्लस्टर के चाहिए। इसके रिसर्च एवं जो मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें काम करना चाहिए। जो मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म हो उसको चेंजेस करना चाहिए, ठीक है, कुछ बदलाव लाना चाहिए। और जो स्कीम है गवर्नमेंट की ओर से वो इसमें लाने चाहिए, क्योंकि गारमेंट सेक्टर को अगर कहीं से अगर लोन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, या इंडस्ट्री को, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उससे उद्योग को, है ना। तो इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सस्ता रेट नहीं मिल रहा है बैंक से, फिर गारंटर वगैरह उसको अगर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि आज का जो डिजिटल दुनिया का ज़माना है, इस वजह से लोग का बहुत तेज़ी से अपना डिजिटल होना या इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आज देखे होंगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अपने ऑनलाइन सेंटर खोल के बैठे हैं, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से क्या होता है, सेल आउट हो जाता है और स्टॉक भी उसका अच्छे से ग्रो करता है। आप यहाँ पर एक न्यूज़ देख पा रहे होंगे कि अभी जो प्रधानमंत्री फिर बन गए हैं, कौन बन गए हैं, आप नेपाल के प्रधानमंत्री को आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। नेपाल के पीएम हैं शेर बहादुर देउबा जी, ठीक है, लगातार ये 7वीं बार बन गए हैं। तो ये जो उनकी पार्टी है सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई है, ठीक है। नेपाली कांग्रेस ने संसद की जो 13 सीटें जीती है और वह 54 पर आगे हैं, ठीक है। जो ओली की पार्टी है 3 सीट जीत कर 45 पर आगे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम देउबा लगातार 7वीं बार जीते हैं, ओके। ये 77 वर्षीय देउबा देखिए अपने जो प्रधानमंत्री नहीं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वह पीएम शेर बहादुर देउबा 5 दशक से जो अपने राजनीतिक करियर में भी अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसमें अब वो कभी नहीं हारे हैं। तो लगातार उसकी जीत होती रही है एज ए पार्लियामेंट मेंबर के रूप में, ठीक है। अभी देखिए कि न्यूज है अंतरिक्ष से संबंधित, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ठीक है, अभी एक दिव्यांग को अंतरिक्ष में भेज रहा है, ठीक है। दिव्यांग कौन है? ये दिव्यांग कोई आम आदमी नहीं है, ये एक पैरालंपिक धावक है जिसका नाम क्या है, जॉन मैकफॉल, ठीक है, जॉन मैकफॉल है, ठीक है। तो एक अंतरिक्ष यात्रा करेगा, ठीक है। इसमें लगभग जो यूरोपीय एजेंसी है उसने लगभग 17 रंग रूटों का चयन किया था, जिसमें से मैकफॉल का नाम भी आया था, ठीक है। तो ये मैकफॉल का जो पराई स्टोट नाम दिया गया है इसको, और इसको कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, प्रोग्राम रखा है।
तो आने वाले दिनों में आप देखने को मिलेगा कि जो इनका अंतरिक्ष एजेंसी है काफ़ी ज़्यादा कुछ नया करने वाला है। तो सपोज करिए कि हमारे भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो इसरो है, ठीक है। और जो अमेरिका का है उसका क्या नाम है, ये अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, ठीक है। और इसी तरह जापान का बताइए आप, ओके, जापान का जाक्सा है। और इसी तरह रूसिया का है, रसिया का है रॉसकॉस्मॉस है, ओके। आप यहाँ पर एडिटोरियल को देख पा रहे होंगे कि इसमें बताया गया है कि जो माल न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, जो उनको कैसा ठीक किया जाए। तो देखिए कि कुपोषण है, कुपोषण का प्रॉब्लम हर देश में रहता है। सपोज कीजिए कि आप किसी देश के नागरिक हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा अगर कुपोषित अगर जन्म लेता है या फिर हो जाता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि एक कुपोषण वाला बच्चा या फिर जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में ज़्यादा विकास या फिर उसको जो मेंटलिटी है वो अच्छा डेवलप नहीं करता है, जिसकी वजह से कंट्री भी इफेक्ट होता है। तो आप जान सकते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन होता है या फिर कुपोषण होता है वो कितना एक देश के लिए खतरा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जो व्यक्ति है उसको तो होता है लेकिन सबको भी खतरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत ने कितना परफॉर्म किया है। तो आप देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो अभी भारत अभी इसमें 121 कंट्रीज़ में 107वें नंबर पे है। कितने नंबर में है, 107वें नंबर पे है। तो अचरज की बात है। और पिछले साल कौन सा रैंक पर था आप बताइए। पिछले साल आप यहाँ पर देखेंगे तो जानेंगे कि पिछले साल कुछ इससे बेहतर था, ओके। पिछले वर्ष 101 था 121 कंट्री में, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 का, तो ये अभी हो गया है 107, ठीक है, 121 कंट्रीज़ में। तो देखिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है अभी भारत का। तो देखिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड लेवल पर तो पता चलेगा कि वाकई में है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ग्लोबल रैंकिंग होता है, ये इंडिकेट करता है अब जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है उसके, ठीक है। एक कंसर्न की बात है, एक चिंता की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें अटेम्प्ट कर रहा है डिस्क्रेडिट बोल रहा है इसको, ठीक है, कि इंडेक्स में हम लोग को डिस्क्रेडिट मिला है, ठीक है। क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ये अगर ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो परफॉर्म कर सकता है अच्छा। यहाँ इसको आप विस्तार से देखोगे तो पता चलेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है। क्योंकि इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है न्यूट्रिशन को, पोषण को, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर जो जो बच्चे होते हैं या फिर जो उसको स्टंटिंग होता है, उसके जो वेस्टिंग होता है, उसका जो मोटिलिटी होता है, ठीक है, ये सब को, या फिर उसका जो कैलोरी डेफिशिएंसी होता है उसको देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उसको प्रॉपर तरीके से जो पोषण है वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके लिए स्कीम बना के रखे हैं, जैसे कि अब नेशनल फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ठीक है। इंडिया का है नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे है, उसके अनुसार से 2019-21 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पास कि जो बच्चे हैं वो उनका जो स्टंटिंग लेवल है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो 19.3% है, और जो जो 5 साल के जो बच्चे हैं उनका जो, ठीक है, इसमें जो वेस्टिंग है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 30 के नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे, ओके। जो अंडरवेट होते हैं या फिर उनका जो वजन होता है कम होता है, 32.1% है। क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसी को नापता है, क्योंकि इसमें वो देखता है कि जो बच्चे हैं या फिर जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको देखिए उनका जो स्टंटिंग होता है या फिर वेस्टिंग होता है या फिर जो अंडरवेट होता है उसको एवेल्यूएट करते हैं, जिसके थ्रू उस देश का जो हंगर इंडेक्स है, ठीक है, वो तय करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जैसे बताया कि इसमें बहुत सारे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो कुपोषण है उसे लड़ने के लिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में आंगनबाड़ी में देखे होंगे कि सक्षम आंगनबाड़ी और जो प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम चलाए जा रहे हैं, जो होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, 2.0 भी चलाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ICDCS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से वो भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप देखे होंगे कि जो पोषण है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी में देखे होंगे या फिर मिड डे मील देखेंगे स्कूलों में, वो सब स्कीम चलाए जा रहे हैं ताकि जो कुपोषण को दूर किया जा सके और बच्चों को एक अच्छा पोषण मिल सके। तो इसका अगर रियलिटी देखोगे अगर सरल अर्थों में कि तो ये सब बच्चे हैं या फिर हमारा जो देश है किस वजह से पीछे रह गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो पोषण है गवर्नमेंट तो स्कीम चला रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल में इसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो कुपोषित बच्चे हैं वो किनके हैं, वो गरीब लोगों के बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानेंगे कि जो एक अमीर आदमी होता है उसका जो बच्चे होते हैं उनका जो
खान पान का जो तरीका होता है, ठीक है, वो तो अच्छा होता है, लेकिन एक अगर गरीब आदमी है तो वो अपने जो बच्चे को है ना, वो पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, ठीक है, क्योंकि जो अपना जो रोजी रोटी है वो उसी को कमाने में ही लगे रहता है, तो क्या अपने बच्चे को दे पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेशनल फैमिली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको एक काम करना चाहिए, और इसी से गवर्नमेंट के जो बहुत सारे स्कीम है अभी चलाए जा रहे हैं, ताकि जो ऐसे स्कूलों में जैसे कि मिड डे मील हो गया, ठीक है, आप देखे होंगे कि आपने जो मिडिल स्कूल होते हैं या फिर प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर चलाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल जब आते हैं तो उसको खाना दिया जाता है, ठीक है, उस खाने में एक मेनू होता है, उस मेनू के आधार पर उसको दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल आए और उसको खाना मिल सके। और खाना देने का मतलब ये नहीं कि स्कूल में आए सिर्फ खाना खाए, इसका मतलब है कि उसमें कुछ आहार या फिर जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको उस लेवल को नापा जाता है, जिसके ज़रिए उसको दिया जाता है, ताकि जो बच्चों का जो कुपोषण है वो भी दूर हो सके, क्योंकि बहुत सारे जो आप देखें होंगे गरीब फैमिली के लोग रहते हैं और उनके बच्चे कभी ना कभी घर से बिना खाए स्कूल में चले आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना जो फंड है या फिर जो बजट है उसमें वो चेंजेस लाती रहती है, ठीक है, हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जो ये महत्व है या फिर उसका जो इफेक्ट है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखता है, ठीक है। जब जितने भी अगर ये स्कीम बना लीजिए, लेकिन अगर उसको ग्राउंड लेवल में अगर सही से अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तो ये सर्विसेज ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जैसे कि स्कीम तो लान दी है, लेकिन ठीक है, अब देखते हैं कि जब जन धन ये स्कीम लाया गया तो बैंक में इसके थ्रू गवर्नमेंट ने उसको बहुत सारे प्रोत्साहन राशि देने को दे रही थी, ठीक है। अब देखेंगे कि जो कोविड-19 आया था उसमें भी गवर्नमेंट ने उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। तो एक तरह से गवर्नमेंट का होलिस्टिक अप्रोच रहा है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल में देखोगे तो एक तरह से एक चिंतने की विषय है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये तो रहा इसके बारे में, चलिए हम अगला देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पास एक न्यूज़ देख पा रहा हूँ कि इसमें बताया गया कि जो कॉटन है इंडिया का वो अभी एक्सपोर्ट में अभी देखें इसका जो हाई प्राइस है जिसकी वजह से इसका जो एक्सपोर्ट है अभी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, किसका, इंडिया के कॉटन का, ठीक है। जो कपास होता है उसका अगर एक्सपोर्ट धीरे हो जाएगा तो आप जान सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी पर एक गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसका जो प्राइस राइज होने का कारण क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास जो कपास एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या फिर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसलिए इसके जो एक्सपर्ट है उसमें बताया है कि जो इसका एक्सपोर्ट रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ से अक्टूबर 2022 से और जो सितंबर 2023 तक के लिए इसमें लगभग 23 लाख इसमें बेल्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी कॉटन है अभी उसका ने अभी नवंबर में अराइव कर लिया है, कितना, लगभग ये 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख बेल्स पर डे के हिसाब से ये सरपास हो गया है। और करंट में आप देखेंगे तो 1.3 लाख बेल्स हो गया है पर डे, ठीक है। तो इतना इसका महंगाई हो गया है, तो कॉटन को बेल्स में इसमें वो चीज़ नापा जाता है, ओके। देखिए जो किसान होते हैं ना, किसान देखिए अपना जो कच्चा जो कॉटन होता है उसको अपने 100 देखिए 10,000 या 15,000 रुपये में है ना, प्रति 100 किलो में वो बेचते हैं, ठीक है, पर क्विंटल बेचते हैं। तो पर क्विंटल का किसानों को कितना मिलता है, 10,000 या 15,000 के बीच में मिलता है, ओके। अगर कॉटन का प्राइस कम होगा तो इसमें किसान जो है वो खेती नहीं कर पाएंगे कॉटन का, ठीक है, क्योंकि उसका जो कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इसे खेती करने में, जिससे कि फिर इसका जो किसान अपना जो सेल करेंगे अपना जो कॉटन उसमें भी वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इससे जो इंडस्ट्री है उसको भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी जो असम और मेघालय में अभी एक विवाद छिड़ गया है, विवाद हो एक आ गया है कि अभी जो यहाँ पास देखेंगे कि न्यूज़ जिसमें पता चलेगा आपको। तो इसमें मामला क्या है, देखिए कि मुकरो है एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ये देखिए असम में हुआ ये कि अभी जो है अभी एक गाड़ी था, ठीक है, जो ये बात देख रहे हैं गाड़ी ट्रक, तो ट्रक में कुछ लोग क्या थे जो असम के जंगल से लकड़ी या फिर टिम्बर बोल सकते हैं वो काट के ले जा रहे थे अपने स्टेट में, ठीक है। तो जहाँ एक वनकर्मी ने या फिर फॉरेस्ट गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की और इसके बाद इसमें यहाँ पास एक झड़प हो गया, जिसकी वजह से यहाँ 6 लोगों के बीच झड़प हुआ और यहाँ हिंसा भड़क गई, कहाँ, मुकरो में, ठीक है। इसमें हिंसा होने के बाद क्या हुआ, हिंसा होने के बाद इसमें जो वनकर्मी था उसकी मौत हो गई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसको गोली से मार दिया गया, ठीक है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि उसको या फिर पीटा गया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है।
क्योंकि जो दोनों राज्य हैं, ठीक है, विशेष कर के अब असम हो गया, मेघालय हो गया, दोनों के बीच बहुत वर्षों से एक जो बॉर्डर का डिस्प्यूट तो रहा है, और साथ में ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। चलिए कुछ थोड़ा सा इसके थोड़ा स्टेट के जो डिस्प्यूट है उसको जान लेते हैं कि जो दोनों राज्य के बीच जो अधिक इतने ज़्यादा जो मचा हुआ है बवाल, ठीक है, या फिर इसके बीच जो डिस्प्यूट है स्टेट के बीच, असम और मेघालय के बीच, तो ये क्या रहा है। तो असम मेघालय सीमा विवाद जो संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और असम और मेघालय दोनों राज्य हैं और इसके बीच जो डिस्टेंस या फिर जो लंबी सीमा साझा जो करते हैं 885 किलोमीटर का है, ठीक है। फिलहाल उनकी सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है, फिर विवाद चल रहा है। असम मेघालय सीमा विवाद के जो ऊपरी ताराबारी है या फिर गजांग है, फिर आरक्षित वन हागिम है ना, हागिम है, फिर लंगपी है, या फिर पर्दुवार है, या फिर तो बोकलापारा है, या फिर नोंगवा है, या फिर मातमूर है, फिर खानापारा है, पिला काटा है, फिर देश दिमोरा ब्लॉक है, और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है। फिर इसके बाद खंडोली और चेर रेड चेरा के जो क्षेत्र हैं उस पर इसमें विवाद देखने को मिला है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि जो मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग कर दिया गया था, ठीक है। मेघालय को असम से जो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 का आया तो उसके तहत अलग किया गया था। यह जो कानून है जिससे मेघालय द्वारा चुनौती दी गई है कि जो इसका विवाद का कारण बना है, ठीक है, क्योंकि दोनों देश के जो सीमा है उसके ऊपर दोनों देश से नहीं, दोनों राज्य एक दूसरे के ऊपर एक कड़ी प्रतिक्रिया या फिर विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। तो यहाँ पर के विवाद का मुख्य बिंदु अगर देखोगे पुराना इसके इतिहास, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि असम और मेघालय के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु का है असम के जो कामरू जिले हैं कि जो सीमा से लगे जो पश्चिम गारो हिल्स में जो लंगपे जिला है ये वाला, ठीक है, ये रहा है इसका जड़, ठीक है। ये लंगपे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान का है कामरूप जिले का हिस्सा था। कामरूप जिले का क्या था, ये हिस्सा था, जिसके वजह से लेकिन जब आज़ादी हुआ ये वाला ये एरिया, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया, ठीक है, कौन, लंगपी। और असम इससे क्या मानता है, इसे मिकिर जो पहाड़ी है जो हिल्स है उसका हिस्सा मानता है, ठीक है। मेघालय ने मिकिर हिल्स के जो ब्लॉक फर्स्ट है और जो सेकंड है उस पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी जो आंगलांग क्षेत्र है असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जो जैंतिया है हिल से उस जिले के अंतर्गत ही आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा विवाद है, ठीक है। आप यहाँ पर मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर उसको देख सकते हैं और जो असम के चीफ मिनिस्टर उसको देख सकते हैं। तो मेघालय के जो 12वें मुख्यमंत्री कौन है, ये है कॉनराड संगमा जी हैं, ठीक है। और जो ये वाला है आप देख पा रहे हैं कौन है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, ठीक है। ये 15 सीमा में कहाँ के, असम के। तो इसी बीच आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, ओके।